सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं आपकी खिदमत सहरिश ज़ुहैब हाजिर हूँ। नाजरीन, भारत का मकरू चेहरा एक बार नहीं कई बार बेनकाब हो चुका है और भारत कत्तो गारतगिरी में मुलव्वस है, दहशत गर्दी में मुलव्वस है। इसके नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान बारहा फराहम कर चुका है। आपने देखा इससे पहले अमेरिका में, कनाडा में जिस तरीके से सिखों का कत्ल किया गया और बार बार इंटरनेशनली इस बात को बावर कराया गया हुक्मरानों की जानिब से, भले अमेरिका के हों या कनाडा के, कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है और हम ठोस सबूत पेश कर रहे हैं। भारत को अपने रवैये को तब्दील करना होगा। इसके अलावा आपने देखा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से बाकायदा उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात हुई और ज़ोर डाला गया, प्रेशर डाला गया कि भारत हमें इजाज़त दे कि हम उनके मुल्क में आके सारे मामले की तहकीकात करें। अभी आपको मालूम है कि भारत में इलेक्शन होने जा रहा है और ये इनका वतीरा है कि इलेक्शन से पहले ये बड़के मारते हैं। और इसी तरह की बड़क मारी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने, जिनकी तरफ से कहा गया कि अगर दहशतगर्द भाग के पाकिस्तान गए तो घुस के मारेंगे। फरवरी की बात है और कोई बहुत अरसा नहीं गुजरा, टीज फैंटास्टिक हमने याद करवाया था और बाकायदा अभी हमने ये भी देखा कि हमारे जो ख्वाजा आसिफ है उनकी जानिब से कहा गया कि हमने खैरात में इनका पायलट वापस किया था। भले वो जो भी दुनिया को बयानियाँ बनाकर दिखाएं, लेकिन टी भी बड़ी फैंटास्टिक थी, उसने एतराफ़ किया और जिस तरह हमने खैरात में वापस किया पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अभी इलेक्शन के सारे माहौल में ये अपनी आवाम को कायल करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ इस्तेमाल करते हैं और ये अब की बात नहीं है, कई बार हो चुका है। तो इस सारी सूरत यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये भारत का जो वतीरा है सियासी मज़हब का इस्तेमाल और उसके अलावा अपने मुल्क में सियासी माहौल को गर्म करने के लिए बीजेपी ने जितना माहौल ख़राब किया है, जितना शरंगेज़ी को हवा दी है, ये इस पूरे खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी साहिबा। इसके अलावा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी शौकत साहब, अभी हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए हैं। 25 जनवरी को पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरजमीन पर मावराए अदालत कत्ल और सरहद पार से होने वाली कत्लो गारत में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद दिए हैं। बतौर एक जिम्मेदार सियासी जमात, तमाम सियासी जमातों का इस मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर, सलामती को लेकर एक पेज पर होना, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना कितना ज़रूरी है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से बावर कराया जाए कि भारत क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त इंडिया के अंदर भी गुर्बत की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है और बीजेपी जो है वो अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिसका उम्मीद की जा रही थी। अब दूसरी तरफ देखें कांग्रेस के जो हालात हैं, वहाँ जो जमहूरियत है वो भी बीजेपी की वजह से काफ़ी मुतासर हो रही है और चूँकि इलेक्शन की आमद है तो इलेक्शन के दौरान भी उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो लोगों को जज्बात में लेकर वोट जो है वो गेन करें और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाए। तो डेफिनेटली यही उनकी स्ट्रेटजी रही है शुरू से लेके अभी तक और वही स्ट्रेटजी अभी भी वो काम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाकर इस तरह के बयानात देकर जो लोगों की सेंटिमेंट्स से खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खित्ते के लिए तो डेफिनेटली ख़तरनाक है। कई मौके पे ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने संजीदगी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। तो इससे वरना बीजेपी जिस तरीके से सियासत कर रही है भारत के अंदर और खित्ते के अंदर, तो उससे तो हर वक्त खित्ते को ख़तरात लाक रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है जो अभिनंदन जैसा बंदा गिरफ्तार हुआ, पकड़ा गया और उसने जाके वहाँ बताया कि जी मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल वो सबकी पासदारी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ पे किसी को कोई हक हासिल नहीं है, न इंसानी हकूक़ किसी को याद है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हिंदुत्व का जो नारा उन्होंने लगा के अंदर ला के रखते हैं, उससे जो वहाँ की अपनी कम्युनिटी है इंडिया की वो भी खुश नहीं है। उसके भी अगर आप देखें तो जितने भी वहाँ रह रहे हैं हिंदू के अलावा जिनको ये अक़लियत कहते हैं, वो सब के सब परेशान हाल हैं
बिल्कुल, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यूसुफ जई साहब। मैं यही बात लेके जाऊंगी। इस ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद झुंझुनवां साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। राशिद साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से हवा दे रही है दहशतगर्दी को, कत्लो गारतगिरी को, जिस तरह उनके मुआशरे में ये चीज़ पसंद की जा रही है और जो वाक़यात रोनमा होते हैं हम देखते हैं, जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, ये पूरे खित्ते के लिए बड़ा अलार्मिंग है कि सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए, सिर्फ एक अपने मफाद के लिए आप अपने मुल्क में इस चीज़ को हवा दें। आपके मुल्क में एतदाल ख़त्म हो गया है, इंसाफ की, एतदाल की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। ये बहुत अलार्मिंग है खित्ते के लिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं अभी राजनाथ सिंह साहब को सुन रहा था, जिन्होंने ये बयान दागा था कि हम घुस के मारेंगे। ये तो ऐसा बयान है जैसा कि कोई बॉलीवुड की कोई मूवी के डायलॉग दोहरा रहे हों। तो इनको मालूम होना चाहिए कि ये डायलॉग दोहराना और एक्चुअल ग्राउंड पे आके अमल करना, ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। पुलवामा के बाद जो उन्होंने ड्रामा किया था, और उस ड्रामे को अभी इनके कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर हैं सईद साहब, उन्होंने खुद इसको एक्नॉलेज किया है कि वो एक ड्रामा था जो बीजेपी ने खुद रचाया था। तो उसकी आड़ में बालाकोट पे हमला किया और उसके बाद हज़ीमत उठाई, और पाकिस्तान का जब रिस्पांस गया तो पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि न सिर्फ हम उनके मिक्स गिरा सकते हैं, बल्कि उनकी दिफाई जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, उसमें इतनी सरासीमगी पैदा कर सकते हैं कि वो अपना ही एक MI जो 8 हेलीकॉप्टर है उसको उन्होंने मार गिराया। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उससे कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि उनका ये एक तस्वीराती लेवल पे ये उनकी हिकमत अमली है कि मैक्सिमम जो पोलराइजेशन है इससे फ़ायदा उठाते हुए अपना जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ राग़िब करें। अभी 19 अप्रैल को जो इलेक्शन है ये उस पर टारगेटेड है। सही। और राजनाथ सिंह से जब लोगों से शुरू में ये सवाल हुआ तो वो बड़ा क्लियरली, ये रेटरिक था उनका, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये कर रहे हैं या उन्होंने ऑन अप, उन्होंने एक किस्म का ये किया है कि हम ये करेंगे, जो कि एक मेगालोमेनिया की अंतहा है। और एक न्यूक्लियर मुल्क के वजीर दिफा को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनकी अटरेंसेस के क्या नताइज निकल सकते हैं खित्ते के अमन पे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने शाहिदा साहब आपकी तरफ आऊँगी, बारहा ये कहा है कि हमारे अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर दुश्मन इस तरह की बात करे, एक हॉस्टाइल नेबर इस तरह की बातें करेगा, तो इस पर ज़ाहिर है हमारा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। तो बतौर एक सीनियर लीडर ऑफ पार्टी, आपका मौक़िफ़ इस पर क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त भारत जो है, जिस तरह आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा, तमाम हमारे शुभका ने भी, कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं और इनकी कारकर्दगी तो आवाम के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने हमेशा इस वक्त जो बीजेपी की हुकूमत है, उन्होंने इंतहा पसंदी को फरोग दिया। वो जो सेकुलर भारत का नारा था उसको दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। जिस तरह कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों से आज़ादी उनसे जीने का हक ले लिया, ह्यूमन राइट्स की दुनिया भर में ने देखा कि खुला वायलेशन हो रही है। वहाँ पे आवाम को जो भी वहाँ पर अक़लियतें हैं उन्हें आज़ादी के साथ जीने का हक नहीं है। इतनी इंतहा पसंदी, मजहबी जनूनियत और जिस तरह से इनके इक़दामात हैं, और फिर इस खित्ते के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा खतरात हैं। और ना सिर्फ ये, आपने देखा कि कनाडा के अंदर जो हुआ, कैनेडियन हुकूमत के सामने भी ये बेनकाब हुए कि किस तरह ये दूसरों मुल्कों में जाकर घुसकर अपने राह के एजेंट से कत्ल गारत कराते हैं। पाकिस्तान में जितनी इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान हो या हमारे यहाँ राह के एजेंट्स किस तरीके से मुल्क के अंदर बदअमनी बेचैनी फैलाते हैं, और ये सारी चीजें इनका मंसूबा का हिस्सा है कि पड़ोसी ममालिक और खित्ते में रहने वाले तमाम ममालिक को शायद जीने का हक नहीं है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। जब भारत ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उनके दांत तोड़ दिए गए। आपने देखा कि हमारे मुसल्लह अफवाज, हमारी पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर है। तमाम पॉलिटिशियन, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और आपने देखा कि हमने दिखाया, क्योंकि हम अमन पसंद हैं और हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमारे घर में कोई घुसेगा तो हमें उसको जवाब देना आता है। लेकिन हम किसी के मुल्क में घुसकर इस तरह की तकरीबकारी या इस तरह के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनते। तो लिहाजा हमारे सब्र को मजीद ना आजमाया जाए। इस तरह की जबान जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसमें मैं आपकी तरफ आती हूँ यूसुफ जई साहब। वैसे ये बड़ी तशवीशनाक बात है ये
किस तरह की एक सोच है जो कि प्रिवेल करती है भारत में? भले वो अभी सियासी तनाजुर में इस तरह का बयान दाग रहे हैं, लेकिन उनके मुआशरे में ये जो सराहियत कर रही है कि दहशतगर्दी, जुल्म और शरंगेज़ी, इस तरह के बयानिए को वहाँ की मैसेज को मतलब है कि कन्विंस किया जाता है कि वो सपोर्ट करें हमें और हमें सियासी फ़ायदा दें, और वो एक्सेप्ट करते भी हैं। मुसलमान मुखालिफ बयानिया, शरंगेज़ बयानिया, ये उनका चलता है तभी तो इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना ख़तरनाक है? देखिए, जितनी बड़ी आबादी है, जाहिर बात है इतना एजुकेशन की भी कमी होगी। ठीक है, शहरों में एजुकेशन किसी हद तक है, लेकिन जो आउटस्कर्ट एरियाज हैं, अभी भी बहुत सारे उनके एरियाज ऐसे हैं जो बहुत पसमानदा हैं, बहुत मुश्किलात हैं, लोगों को रोज़गार के मौके नहीं है वहाँ पे। और तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जो हिंदू तवा के जो नारा उन्होंने लगा के लोगों को उसके पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, आज तक वो अपने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये एक नारा लगा के वोट हासिल करने के लिए ये एक अट्रैक्टिव नारा है कि जी मुसलमान ये है फिलहाल। अब एक मुसलमान की बात तो नहीं, अब तो ये जितने भी वहाँ अकलियत रह रहे हैं उनका जीना आराम हो गया है। अब वो आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इनके खिलाफ मुजाहरे होते हैं। जिस तरह सिख कम्युनिटी को इन्होंने हरासा किया, सिख कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन किया और उनके लीडरों को अब जो बाहर मारना शुरू हो गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो काफ़ी हौसला शिकनी की बात है। और ये जो भारतीय अवाम है उनको खुद सोचना पड़ेगा कि उनके अंदर जो सियासत जिस वक्त हो रही थी, कांग्रेस सख्त कट्टर मुखालिफ रही है पाकिस्तान की, लेकिन उस वक्त भी इस तरह की सियासत नहीं हो रही थी जिस तरह आज हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। और जो वहाँ जितनी कौमियतें रहती हैं उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी तफरीक और नफरतें पैदा की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, इससे पहले काफ़ी एक किस्म का अमन था, सब कुछ था, लेकिन आज आप जिस हिंदुस्तान की तरफ आप देख रहे हैं, आप कहें कि जी वहाँ पे न्यूक्लियर इंडिया है और बड़ा मतलब आगे चला गया है, माशी तौर पे मजबूत हो रहा है, लेकिन अंदर से खोखला है। जो इनकी लीडर जिस तरह जितना नुकसान मोदी सरकार ने भारत को पहुंचाया, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई लीडर ऐसा आया हो कि जिसने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया हो। मैं आपकी तरफ राशिद साहब आऊँगी, कहिएगा आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं। और दूसरा, जिस तरीके से भारत हमसाया ममालिक का इस्तेमाल करता है, स्पेशली मैं अफगानिस्तान की बात करूँगी कि सरपरस्ती दहशतगर्दी की ये लोग करते हैं लेकिन आलाकार उनको बनाया होता है, ये भी बहुत ख़तरनाक है। और इसमें हमारा जो स्टांस है जिस तरह का है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये चाणक्य कौतलिया की जो उनकी हिकमत अमली है, जिस पे भारत कदीम ज़माने से उस पर अमल पैरा है, वो ये है कि आपका जो नेबर होता है और उसका नेबर है वो आपका दोस्त होता है और हमसाया दुश्मन होता है। तो ये बाएं ना ये उसी स्ट्रेटजी पे अमल पैरा है। अब ये पाकिस्तान के जितने हमसाया ममालिक हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो निफाक है और डिफरेंसेस हैं उसको देते हैं। एक पूरा प्रॉक्सी वॉरफेयर का इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें ये दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं जैसे टीटीपी, उसको ये इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा सप्लाई चेन इन्होंने उनके लिए खोला हुआ है और मुआवनत इनकी जारी है। और यही काम ये बजरिया ईरान और बाकी जो हमारा ममालिक हैं कुछ मशरिक़ वस्ता में जो नादानस्ता तौर पर उनकी टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है, उनके ज़रिए भी ये एक इन्होंने दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाया हुआ है जिससे ये स्लीपर सेल एक्टिवेट करते हैं पाकिस्तान में और उसके ज़रिए ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये तो उनकी पुरानी हिकमत अमली है और भारत के अंदर से भी इस हिकमत अमली पे अभी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इवन बीजेपी के जो इनके मोहन भागवत साहब हैं, जो उनके सरबराह हैं आरएसएस संघ परिवार के, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि देखें अभी आपने एक मंदिर बना दिया, अभी आप काशी और मथुरा वो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में डालने जा रहे हैं कि उधर भी इसी तरह के मुसलमानों के या दीगर मज़ाहिब के जो इबादत गाहें हैं उनको गिरा के काशी और मथुरा में भी मंदिर बनाए जाएं। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप कहीं रुकेंगे भी कि आपको भारत में सिवाय मंदिर बनाने के और कोई काम रह नहीं गया कि एक सेकुलर मुल्क है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये हमें सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करें। मगर वो स्टॉप करते सेकुलर रियासत कहलाने के तो अब ये मेरा नहीं ख्याल के काबिल रहे हैं।
बिल्कुल, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है, जो कर रहे हैं वो भी सभी को नज़र आ रहा है। तो खैर सेकुलर रियासत तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आप सभी मेरे साथ मौजूद रहिएगा, भी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा 5 अप्रैल की बात है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था और तकरीबन 8 दहशतगर्द मारे गए थे। किसी न किसी तरीके से भारत की दरअंदाजी जो है, दखल अंदाजी, उसका सिलसिला जारी है। शवाहिद हमारे पास है, हम हर मौके पर उन शवाहिद को पेश करते हैं, ठोस जो शवाहिद हैं उनके साथ ही हम बात करते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमसाया मुल्क के ज़ाहिर हमसाये तो तब्दील नहीं की जा सकते हैं। तो राशिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताएगा, अगर हम ये इंदिया देते हैं, हाल ही की बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इसाक डार साहब ने इंदिया दिया था कि तिजारत बहाल हो सकती है या की जा सकती है हमसाया मुल्क के साथ, दोनों मुल्कों के मफाद में होगी ये चीज़। आपको लगता है कि जब हमसाया मुल्क इस सोच के साथ बैठा हो कि घुस के मारेंगे और बिल्कुल भी मतलब है कि वो हल्का नहीं आ रहे, उस तरीके से जब कभी कोई टीम ने भी जाना होता है तो उसके आगे भी हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, वीज़ास जारी नहीं किए जाते हैं, उस तरीके से बात नहीं होती, बैठकर बात तो कभी हमने देखा ही नहीं कि जो हल तलब मसाइल हैं उन पर की जाए। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी हमारी ठीक होगी कि हमें बात करनी चाहिए? ये देखें, बात करने में तो कोई तामुल नहीं होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए और तजारती रवाबत है। मैं तजारती लिहाज से बोल रही हूँ कि आपको लगता है कि इस बहाली पर बात होनी चाहिए? जी देखें, तजारती रवाबत बहाल होने पे बात होनी चाहिए, मगर भारत में जो इस किस्म का इस वक्त रवैया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तजारत की तरफ सोचने को भी इस वक्त तैयार हैं और वो तो किसी और ही जोन में मुब्तला है। इनफैक्ट जो बेहतरीन हमारा लोकेशनल एडवांटेज है जिससे हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा रख के, उस तरफ तो भारत आता नहीं है और उसने सार्क जैसे फोरम को गैर फ़हाल किया हुआ है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बेहतरीन एक रास्ता है पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया और इवन वेस्ट एशिया जाने के लिए, उसको भी उसने निगेट किया हुआ है और पाकिस्तान को कम्प्लीटली आइसोलेट करने के लिए उसने कॉरिडोर्स का शोशा छोड़ा है। एक इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का कॉरिडोर है, दूसरा ये इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर है। तो उसने आइडिया दिया था और तीसरा चाबहार और ये ईरान और वहाँ से अगर रशिया, ये है INSTC, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब इन तमाम कॉरिडोर्स ये आउटफ्लैंक कर रहे हैं पाकिस्तान को और उसका इस तरह लग रहा है कि भारत पाकिस्तान को नरगे में लाना चाह रहा है और चाइना से जो उसकी मुखासमत है उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है और चाइना का जो BRI और CPEC है उसकी मुखासमत, इस तरह का एक जाल बुनना शुरू कर दिया है इन कॉरिडोर्स का, जो कि जिस तरीके से फिजिबिलिटी होती है कॉरिडोर की, वो उस पे पूरे उन मायार पे पूरे नहीं उतरते। उसमें बहुत से मसाइल हैं जो कि वो प्रपोज कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद वो तमाम फवायद को जानते बूझते हुए पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है और ये मेरा ख्याल है ये इस ज़ोन में मुब्तला है कि वो भारत के तस्वीराती हलीफ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के तस्वीराती हलीफ हैं और अमेरिका ने उनको चुन लिया है चीन के खिलाफ अपना सरोगेट इस रीजन में। तो वो थानेदार बन के अब वो उस गुरूर में और घमंड में, लेकिन राशिद साहब, ये थानेदारी, ये नशा तारी है कि वो बिल्कुल, ये नशा एक तारी है और ये थानेदारी इस तरह तो नहीं चल सकती ना खित्ते में कि आप किसी मुल्क के शहरियों को कत्ल करवाएं और बाद में आपके जो वज़ीर दफ़ा है वो बैठ कर ये बात करें कि भाई वज़ीर आज़म की पॉलिसी है और बिल्कुल ठीक पॉलिसी है कि पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल करवाया जाए। मैं शायद रिमानी साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो हुकूमती स्टांस है जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन पार्टनर हैं हुकूमत के, आपके ख्याल में बात होनी चाहिए या फिर ये बिल्कुल गलत होगा इस तरह के हमसाये के साथ जब तक दरीना हल तलब मसाइल जो है उन पर बात ना हो, बात नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की? देखिए, मैं समझती हूँ कि मुज़ाकरात के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। इसी तरह तिजारत के लिए हमें अपने हमसाय ममालिक के साथ
बजाय इसके कि स्मगल हो क्या है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम तिजारती राब्तों को करें। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब भारत भी चाहे। लेकिन जिस तरह अभी राशिद साहब ने भी फरमाया कि भारत तो चाहता ही नहीं है, उसने तो सार्क जैसे फोरम को जो है गैर फाल कर दिया है। इस तरह की तमाम चीजों को वो खित्ते में अपनी इजारादारी के लिए हर चीज को गैर फाल करता है ताकि पाकिस्तान एलॉन हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की वजह से दुनिया भर में भारत के सेकुलर चेहरे को बेनकाब कर चुका है कि जो अपने आप को सेकुलर कहता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला बदमाशी और गुंडागर्दी के जरिए वो इलाके में अपनी इस खित्ते के अंदर अजारादारी चाहता है। और आपने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान, जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उसके अंदर कहीं वो अपने एजेंटों के जरिए, राज के एजेंटों के जरिए पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कराता है। मैंने इससे पहले भी किया, कश्मीर हमारे सामने है, बलूचिस्तान हमारे सामने है, इसी तरह दीगर सूबों में जहाँ, और खासतौर पर ये टीटीपी को जिस तरह से ये फराहम करते हैं मामला और हर तरह से, तो इनके तो काफी एजेंट्स यहाँ पकड़े जाते रहे। ये कलपोचन और ये सारी चीजें हमारे सामने। तो भारत एतराफ कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, हम जो कत्ल करवाते हैं, और उस पर ये पॉलिसी हमारे वज़ीर आज़म की बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान में नहीं करवाते, आपने देखा दुनिया के कई ममालिक में करवाते हैं। कनाडा के अंदर का वाकया भी हम सबके सामने है, दुनिया ने देखा। तो दुनिया के अंदर भारत बेनकाब होता जा रहा है। और अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पार्लिमान के जरिए, अपने सफारती वफूद के जरिए फॉरेन पॉलिसी को बेहतर अंदाज में करके, जिस तरह भारत ने कश्मीर पर यूएन की रेजोल्यूशन पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया, भारत बुरी तरह बेनकाब हुआ। इसी तरह कश्मीर के अंदर जो उन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, उस पर पाकिस्तान ने बेनकाब किया। और इस तरह की तमाम चीजें पाकिस्तान का जो आपने देखा कि फॉरेन अफेयर्स है वो इस तरह के हालात को मुस्तकिल देख रहे हैं। हमारे इदारों की गहरी नजर है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है किसी भी सतह पर पाकिस्तान की सलामती को दाव पे रख के कोई ऐसा समझौता नहीं करेगी। बराबरी की बुनियाद पे किया जाएगा। दोनों ममालिक के अफराद के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करें, क्योंकि लोग तो चाहते हैं खित्ते में अमन हो, तिजारती तरक्कियां हो, सरगर्मियां हो। लेकिन ये जो इंतहा पसंद मोदी है, गुजरात का जो कसाई है जिसने मुसलमानों का कत्ले आम किया है, तो वो कैसे इंसान बन सकता है जब तक जरूरत इस अमर की है कि भारत के अवाम इस इलेक्शन में इसको रिजेक्ट करें। और आपने देखा कि वो अपने जो इंतहा पसंद है जिसको उसने प्रमोट किया है, और बहुत ज्यादा उसको आपने देखा कि मजहब के नाम पर जिस तरीके से वहां पे आग लगाई गई, जिस तरह से मुसलमानों पे जिंदगी कैद महदूद कर दी गई। तो अब ये चाहते हैं कि उसी को इस्तेमाल करके फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के शर्मअंगेज बयान देके अपनी हुकूमत को जो मोदी दवाम बख्शना चाहता है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, मैं आपकी तरफ यूसुफ साहब आऊँगी। आप मुझे बताएगा कि जब इस तरह का नेबर हो तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ नेबर, किस तरह की हॉस्टाइल नेबर को हम तब्दील तो नहीं कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में खारजा महाज पर हमें अपनी जंग किस तरह लड़नी है, और जो मौक़िफ़ पेश किया दफ्तर खारजा ने, आप उसको इत्मीनान बख्श समझ रहे हैं? देखिए, बात यह है ना कि हमें, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जाहिर है अब जमीन तो चेंज नहीं हो सकती है ना, इसका वो हो सकता है, लेकिन हमें अपने दोस्त बढ़ाने होंगे। जो हमारे सही दोस्त हैं हमें उनके साथ एतमाद साजी बढ़ानी चाहिए। और इंडिया के हवाले से तो यही मैं कहूँगा कि जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता, मुश्किल है कि इंडिया के साथ हमारे कोई ताल्लुकात में बेहतरी आने की कोई ख्वाहिश भी पूरी हो, हमारी भी हो या किसी और की भी हो, वो पूरी नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता। तो ये तो हम भी समझते हैं इस चीज़ को, और इंडिया भी इस चीज़ को समझता है। तो जाहिर है एक दूसरे को नीचा करने के लिए वो भी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान जो है जी शौकत साहब सुन रहे हैं आप हमें? पाकिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी होती है, उस दहशतगर्दी को रोकने में कामयाब हो, तो यही सबसे बड़ी अहम बात होगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में इस वक्त गुर्बत सही। मैं अब राशिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। राशिद साहब, आप इस पर क्या अपनी राय देंगे? मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से दफ्तर खारजा ने मजम्मत की है और साथ में 25 जनवरी के जो वाक़यात उस हवाले से ठोस नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पेश किए हैं, सबूत पेश किए हैं, आपके ख्याल में
इतना काफ़ी है या इसके अलावा और क्या है जो हो सकता है, जो हमें ख़ास तौर पर इन मौक़ों पर करना चाहिए, जैसे अभी ये बयान आ गया है जो कि बिल्कुल काबिल मज़म्मत बयान है? जी बिल्कुल, ये बयान सही आया है और इसमें भारत के सफ़ीर को बुला के हमें डिमार्च भी देना चाहिए। हमें इस इशू को तमाम मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे उठाना चाहिए और हमें जो इंटरनेशनल लॉ की हमारी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा और इसका एक प्रॉपर लीगल केस बना के अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करना होगा। उनकी जो यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी होती है, तो इस इशू को वहाँ ले जाया जा सकता है, जनरल असेंबली में इसको उठाया जा सकता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें भी हम अगर कोई उसको लिंक कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, तो वहाँ पे हमें ये इशू ले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो दूसरे ममालिक में असैसिनेशन का जो मामला है, जिस तरीके से कनाडा ने इसको डील किया है, हमें वो भी देखना चाहिए, क्योंकि कनाडा ने भी भारत के साथ हर महाज पे उन्होंने इस चीज़ पे को उठाया और काफ़ी इनके स्ट्रेंड रिलेशन हुए, डाउनग्रेड हो गया उनका जो सफारती ताल्लुकात थे। और अब भी इवन के अमेरिका ने बजाय बावजूद इसके कि भारत उनका तज़वीराती हलीफ है कंटेन चाइना पॉलिसी में, मगर जब एक सिख जो कि अमरीकी शहरी था उसको कत्ल करने में रॉ की हैंडलर्स की इन्वॉल्वमेंट का पता चला, तो वो वहाँ तक चेक रिपब्लिक तक वो चले गए कि वहाँ जाके उसका सुराग लगाए। तो ये अमेरिका, कनाडा और इवन बरतानिया में भी जहाँ ये सिखों का कत्ल करते रहे, वो लोग भी इनसे काफ़ी नाला हैं। और अब तो पाकिस्तान में जब राजनाथ सिंह साहब अपने ब्रावेडो में फुट इन द माउथ डिजीज़ लगता है उनको हो गया था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, और मेरा ख्याल है उनकी नज़रें 19 अप्रैल भी थी कि वो थोड़े से वोट अपनी तरफ राग़िब करना चाह रहे थे, वरना उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी और उसको इन्हें अपनी स्टेटमेंट का इदराक होना चाहिए था कि यही स्टेटमेंट उनके लिए सिम कातिल साबित हो सकती है इंटरनेशनल फोरम्स पे। सही। अच्छा राशिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त भारत को जिनका आशीर्वाद हासिल है, जो सुपर पावर्स हैं, क्या वो ये चीज़ नहीं देख रही हैं दूसरे ममालिक पर? तो प्रेशर डालते हैं कि डू मोर और जनाब खत्ते में हम उनके लिए कोशिशें करें, लेकिन वो मुल्क जो कि इस वक्त खत्ते के लिए एक ख़तरे की अलामत बना हुआ है, जो कि ठोस शवाहिद कनाडा फराहम कर रहा है, दुनिया देख रही जो कुछ कश्मीर में किया जा रहा है, भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, क्या वजह है कि वो इनको लगाम डालने में नाकाम है? बदकिस्मती से इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी राय आमा है वो यूएस और चाइना के दरमियान जो एक मुसाबकत जारी है, उसमें एक पैरानोया की कैफियत तारी हो गई है। और उसमें जिस तरह के कोल्ड वॉर थी, तो एक सोवियत कैंप था और एक यूएस लेड वेस्टर्न कैंप था। अब ये बिल्कुल ये उस किस्म की सिचुएशन बनती जा रही है और जो अमरीकी कैंप में शामिल हैं ममालिक, आप देख रहे हैं कि उनकी तरफ से बड़ा म्यूटेड रिस्पांस आता है। अब क्वाड के ममालिक हैं जिसमें भारत शामिल है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उन ममालिक की तरफ से आपने देखा होगा कि इसकी बड़े दबे अल्फाज में मजम्मत की जाती है, अगर मजम्मत की भी जाए तो। और अमेरिका की तरफ से भी इसकी खुल के मजम्मत नहीं की जाती। ये बदकिस्मती से जियो पॉलिटिक्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं दुनिया की पॉलिसी, और इस पर मोरालिटी का जो अंसर है, इंटरनेशनल लॉ के जो एलिमेंट्स हैं वो पसे पुश चले जाते हैं। मगर फिर भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन में इस पे केस पे बातचीत होती रही है और वहाँ से भी जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये ऐसे ममालिक हैं जो इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें उन यूरोपियन यूनियन के फोरम्स पे भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। हमें यूके और कनाडा को साथ मिला के, जहाँ पे उनके शहरियों का भी कत्ल हुआ है, जैसे एक कंसर्टेड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि भारत को किसी ऐसे फोरम पे पिन डाउन किया जाए इंटरनेशनली, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के रेलेवेंट जो क्लॉज हैं वो इन्वोक हो जाएं, जिस तरह के कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम उसको ले जाएं या काउंटर टेररिज्म कमेटी में ये इशू रेज हो, और उसको ताकि भारत का ये जो एक
रवैया है जो ब्रेजनली जारी है, इस पे बंद बांधा जाए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, मैं शाहिदा साहब आपकी तरफ आऊँगी, जो कि मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़े मामलात हैं, ख़ास तौर पर उन इश्यूज़ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? मैं तो ये समझती हूँ कि हुकूमतें भले तब्दील होती रहें, लेकिन इस तरह के हमसाया ममालिक के साथ जो आपकी एक स्ट्रेटजी हो, वो उसूली मौक़िफ़ हो, उस पर भले हुकूमत बदले, जमातें बदलें, लेकिन वही मौक़िफ़ रहना चाहिए, वो तब्दील नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि एक जमात आती है, वो ये बात करती है कि जी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता है, उसूली मौक़िफ़ बनाएं। दूसरी जमात आती है, वो ये कहती है कि नहीं जी नहीं, आप तिजारत पर बात कर सकते हैं, ये सिलसिला एटलीस्ट बहाल होना चाहिए, और बैठ के बात की जाती है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन सी है, आप क्या समझती हैं इस पर? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हम सब तमाम पॉलिटिकल जमातें और तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम इदारे इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सलामती पर नो कम्प्रोमाइज। और यही वजह है कि आप देखें कि नेशनल सिक्योरिटी जैसे इदारे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें तमाम मुसल्लह फौज के सरबराहान से लेकर आप देखें पॉलिटिकल जमातें और वजीर आजम और तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है इसके अंदर। तो वहाँ पर इस तरह के इश्यूज को पे सीरियसली डिस्कशन भी की जाती है, अपनी पॉलिसी भी बनाई जाती है कि आया हमें तिजारत इन हालात में करनी है, नहीं करनी है, भारत से ताल्लुकात उस देख कर रखा जाता है। अगर उसका जारहाना मूड है तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बल्कि वो इस तरह की पॉलिसी हम बनाते हैं। और आपने मादी में भी देखा कि मुख्तलिफ डेलीगेशन जो हैं वो दुनिया भर में इस तरह के इदारों में, यूरोपीय यूनियन है, जो UN है, या दीगर इस तरह के जो भी फोरम्स हैं, उसमें जाकर भारत की गुंडागर्दी को बेनकाब किया जाता है। और अभी भी मैं समझती हूँ कि ये वक्त है कि नई पॉलिटिकल एक सियासी हुकूमत आई है, और हमें चाहिए कि भारत के इस मजमूम चेहरे को बेनकाब करें। जिस तरह वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में राह को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को इस वक्त जो माशी और जो बहरानों का सामना है, उसकी बेसिक वजह हमारा ये देरीना दुश्मन है, जिसने हमेशा पाकिस्तान को चाहा कि दुनिया से अलग कर दिया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें पाकिस्तान से महब वतनी के साथ एक है कि हमें इस मामले में कोई कंप्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो इंटरनेशनली जो लॉबी है या फिर इंटरनेशनली जो हुक्मरान हैं, सुपर पावर्स हैं, उनको बिल्कुल सोचना होगा कि एक मुल्क जो कि खित्ते में अमन बना हुआ है, खित्ते के लिए एक कलामिंग मैं समझती हूँ कि उसने सिचुएशन क्रिएट की हुई है, इस पर लाजमी तौर पर सोचें, इसका हल निकलना ज़रूरी है। एक प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, पाक भारत ताल्लुकात, और जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं और जिस तरह से मजम्मत हम उसकी कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी है या नाकाफ़ी है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें राना एहसान साहब नून लीग से भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से जो बयान दिया गया, जो कि शदीद काबिल मजम्मत है, घुस के मारेंगे कि वो बात कर रहे हैं, और जिस पर हमने नाकाबिल तरदीद सबूत भी पेश किए और ये भी कहा है कि हमारी कमज़ोरी ना समझी जाए, हमारी अमन की ख्वाहिश। मुझे ये बताइएगा कि हमने हाल ही में देखा कि इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने हल्का सा इशारा दिया कि तिजारत बहाल होने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, वो होनी चाहिए हमसाया मुल्क के साथ बहाल। आपके ख्याल में इन हालात में, जब भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इतने गर्म किस्म के बयानात वहाँ से आ रहे हैं, बात भी होनी चाहिए ताल्लुकात की बहाली या तिजारत की बहाली, तो उसके बाद की बात है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया का जो बयान इंडिया की तरफ से आया है वो निहायत ही कंडेमेबल बयान है, और ये साबित करता है कि इंडिया जो है ना सिर्फ कनाडा की सरजमीन में जाके उन्होंने सिख सेपरेटिस्ट को भी जो है सिख लीडरशिप को मारा, और उसकी भी एविडेंस जो है कनेडियन जो हुकूमत है उनके पास मौजूद है, और उन्होंने उसको इंटरनेशनल लेवल पे शेयर भी किया। और इसी तरह यहाँ इस चीज़ का इजहार पाकिस्तान भी कर चुका है कि कुछ अमवात जो पाकिस्तान में असैसिनेशंस हुई हैं वो इंडिया की तरफ से हुई है। तो एक तरीके से ये इतराफ़ जुर्म है जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इस बयान से किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बयान को एक एविडेंस बना के इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पेश करना चाहिए कि कोई भी मुल्क, किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं होती या उसके पास एक लीगल ये कुछ रास्ता नहीं है कि वो
असैसिनेशंस करें दूसरों के मुल्क पे जाके अपने मफरूजों के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये एक बेवकूफ़ाना बयान तो था ही, कंडेमेबल भी था, लेकिन वो खुद एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है इंडिया इस बयान के साथ। तो इसको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे परसू करने की जरूरत है। जहाँ तक देखिए तिजारत की बात है, जो इशारा मैंने जिसका बात की है विसाख डार साहब ने दिया है, क्या वो उनकी जाती राय है या फिर आप लोगों की पार्टी पॉलिसी ये है कि आगे चलकर ताल्लुकात की बहाली पर काम किया जाएगा? देखिए डार साहब ने जो इशारा किया तिजारत का, देखिए मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा भी जब आपस में पेचीदगी भी होती है या लड़ाई झगड़ा भी होता है तो तब भी तिजारत चलती रहती है। ये एक सेपरेट इशू है और तिजारत जो है वो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस पे करते हैं कि अगर पाकिस्तान के बिजनेसमैन को तिजारत से कोई फायदा है या कोई बेनिफिट है या हम अपनी कॉस्ट को बेहतर कर सकते हैं तो ये एक अलहदा इंटरेस्ट है। और जो आपका एक दूसरे के खिलाफ जो एक सरहदी बुनियादों पे इख्तलाफ है वो दूसरा इख्तलाफ है। ये लाजिम नहीं है कि अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो आप अपने मौक़िफ़ से किसी मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। ये दोनों फैसलों को आपको जोड़ना नहीं चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब असम में चाइना और इंडिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, स्कर्मिशेस हो रही थी और तो उन्होंने तिजारत नहीं रोकी थी। तो ये हमारा पाकिस्तान में ये सागदार साहब, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, असल में राना साहब हमारे इमोशंस अटैच है ना अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, तो वहां पर आकर फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये बात करता है कैसे मुमकिन है कि वहाँ तकलीफ पहुंचाई जा रही हो बहन भाइयों को और उनसे हम जनाब तिजारत शुरू कर दें? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और कश्मीरी हमारे जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि तिजारत ना करके क्या कश्मीरी भाइयों को कोई फायदा पहुंच रहा है या उससे कोई इस पॉलिसी से क्या इंडिया को कोई नुकसान हो रहा है, या जो है हमारा जो गोल है कि हमने अपनी कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठानी है, उस गोल में कोई बेनिफिट हो रहा है। इन सारी चीजों को, इमोशंस को साइड पे रख के भी रिव्यू करना चाहिए। कोई फैसला नहीं हुआ तिजारत बहाल करने का, कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं हुई, लेकिन हमें सोच विचार इमोशन से हट के भी करनी चाहिए और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड फैसले करने की जरूरत है कि हमारे कश्मीरी जो भाई हैं, जो मकबूजा कश्मीर में हैं, उनको किस चीज से बेनिफिट होता है और किस चीज से बेनिफिट नहीं होता। अगर एक फैसले से फायदा ही कोई नहीं हो रहा तो उसके ऊपर बातचीत करने से कोई उससे नुकसान नहीं हो। चलें जी, मैं जाऊंगी अब राशिद साहब आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा फाइनली, क्योंकि वक्त भी कुछ कम रह गया है, खित्ते में दहशतगर्दी के एतबार से अगर देखा जाए तो हमने तो अफगानिस्तान को भी बारहा कहा है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, आप इस पर नज़र रखें, आप देखें दुश्मन मुल्क आपको भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके ख्याल में जो बात अभी कर रहे हैं राना एहसान साहब, क्या वो दुरुस्त बात है कि हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए? और दूसरा फाइनली मुझे बताइएगा कि इस मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? इंटरनेशनली हम इसको कौन से फोरम पर उठाएंगे तो बात रजिस्टर होगी? देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि तजारती रवाबित और सियासी रवाबित और सिक्योरिटी के जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी आजकल के एनवायरनमेंट में गड़बड़ है। भारत की गलवान में काफ़ी हजीमत हुई है, चाइना ने बहुत सा इलाका उनसे ले लिया है। अरुणाचल प्रदेश में एक पूरी इन्होंने कोर इंट्रोड्यूस की है भारत ने, मगर उसके बावजूद वो इलाका वापस नहीं ले सके और चीन ने तो उस इलाके को अपना नाम भी दे दिया है। तो बावजूद इस मुखासमत के उनकी जो तजारत है वो 138 अरब डॉलर जारी है। तो कौमें अपना स्टांस सिक्योरिटी पे और अपने जो मफादात हैं उससे हटे बगैर तजारत कर सकती हैं। हैविंग सेड दैट, भारत के मुताल्लिक मैं ये कहूँगा कि भारत इज़ अ बुली ऑन द ब्लॉक। ये जो बुली की एक साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो मजबूत हरीफ आता है उससे वो डर जाता है। अब देखें, चीन के खिलाफ गलवान में हजीमत आने के बावजूद ऐसी कोई स्टेटमेंट राजनाथ साहब ने नहीं दी। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? तो पाकिस्तान को चाहिए ये कि अपना डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करे, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी पॉजिटिव एंगेजमेंट रखे। बिल्कुल, एंगेजमेंट भी बहुत जरूरी है और ये जो रिस्पॉन्स है स्ट्रॉन्ग, ये जाहिर है इसी तरीके हम इस मसले पर आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और टी इज़ फैंटास्टिक इनको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो हम इन्हें हर साल याद भी करवाते रहेंगे। शाहिदा रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुंजुआ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।